नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी का अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नमन चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2024 सेट 1 के बहुविकल्पी प्रश्न से लेकर आपको 2024 सेट 2, 2024 सेट 3, 2024 सेट 4, 2024 सेट 5, 2024 सेट 6, 2024 सेट 7 के बहुविकल्पी प्रश्न आज की इस वीडियो में रखने वाला हूं। अगर बात करें तो इस वीडियो में आपको 7 सेट के बहुविकल्पी प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। एक सेट में 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, तो 7 सेट में 140 बहुविकल्पी प्रश्न हुए। तो 140 बहुविकल्पी प्रश्न आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रकार से बताऊंगा कि आपके पेपर में किसी भी प्रकार का बहुविकल्पी प्रश्न अगर बनता है तो यहाँ से आपके पेपर में कोई बहुविकल्पी प्रश्न बाहर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न हैं, ये बार बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। संभवतः आपके पेपर में भी ये बहुविकल्पी प्रश्न भैया पूछे जाएंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। कैसे कैसे प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न आपके पेपर बनेंगे सभी मैं आपको बताऊंगा। तो बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे हम लोग सीधा इसके बहुविकल्पी प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। हमें भैया बताना है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण अगर हम देखें तो ये हमारा उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में इस तरफ प्रतिबिंब बनता है। तो भैया पहले प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनता है और दूसरी बार हमारा प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। तो फोकस पर दिया नहीं गया है, इसलिए इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्रुव तथा फोकस के बीच अगर वस्तु अनंत पर रखी होती है तब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब अनंत और ध्रुव के बीच वस्तु रखी होती है तब प्रतिबिंब हमारा ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। ये आपको पता होगा भैया। अब यहाँ पे सीधा आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। इसमें यहाँ पे देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जाने पर अवलंब से दूर हटती है। तो भैया यहाँ पे इस बहुविकल्पी प्रश्न को बहुत ही गहराई से आप समझिएगा। यहाँ पे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये हमारा अभिलंब है। तो अवलंब से क्या होती है, ये अवलंब से ये ऐसे सीधे ना जाकर अवलंब से दूर हटती है। तो ये कब हटती है, यहाँ पे जब क्या होगा, कण हमारे दूर दूर होंगे। कण दूर दूर किस में होते हैं, तो आप कहेंगे जो विरल माध्यम होता है यानी विरल यानी विरला माध्यम, यानी कण विरले यानी दूरी दूरी। तो भैया विरल माध्यम में कण दूर दूर होते हैं। तो ये जो हमारी प्रकाश की किरण होती है वो अवलंब से दूर हटती है। तो विरल में आती है किस माध्यम से, सघन से। जब भैया सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में आती है तो वो हमारी अवलंब से दूर हटती है। जब विरल से सघन में जाती है तब वो अवलंब की ओर झुकती है। क्या कहा भैया मैंने, जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वो अवलंब की ओर झुकती है। अगर यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से पूछ लेता कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो वो अवलंब की ओर झुकती है कि दूर हटती है, तो आप क्या लगाते, आप लोग कमेंट करिएगा। इसके बाद यहाँ पे सीधा हम इसका ऑप्शन देखते हैं। इसमें अवलंब से दूर हटती है, कब हटती है, जब सघन माध्यम से भैया विरल माध्यम में जाती है। तो इसका हम ए ऑप्शन सीधा सही कर देंगे। तीसरे नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। इसमें
उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई है 15 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी भैया धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। इसके बाद 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु यानी वस्तु दूरी दी गई है। वस्तु दूरी यानी u का मान दिया गया है 30 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो पूछा गया है प्रतिबिंब बनेगा, तो हम इसके लिए सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लेंस सूत्र लगाएंगे। और यहाँ पे अब भैया मान रखेंगे f की जगह f का मान रख देंगे 15 और यहाँ पे हम u की जगह u का मान रख देंगे। u का मान भैया क्या लिख देंगे माइनस का 30 लिखेंगे। तो अगर माइनस का 30 लिखेंगे तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा। और इसके बाद जब इस तरफ आएगा तो यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा हमारा 1/15 और जब 1/30 इस तरफ आएगा तो माइनस का 1/30 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा बचेगा क्या 1/v बचेगा। तो यहाँ पे हमारा अगर 30 लासा आ जाएगा, अगर भैया हमारा 30 लासा आ जाएगा तो यहाँ पे 2 माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो 1/30 आ रहा है। 1 क्या आ रहा है भैया 1/30 आ रहा है। तो अगर हम v के मान की बात करें तो कैंची गुणा, तो v का मान हमारा कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि v का मान 30 सेंटीमीटर आएगा। तो जब भैया v का मान 30 सेंटीमीटर आया तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले उत्तल लेंस बनाते हैं। उत्तल लेंस बनाया और इसके बाद ये हमारा उत्तल लेंस का मुख्य फोकस हो गया। यहाँ पे हमारा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मान के चलिए यहाँ पे प्रतिबिंब बना। तो देखिए वस्तु हमारी इस तरफ रखी होगी, क्योंकि इस तरफ ही वस्तु हमेशा रखी जाती है। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है और 30 सेंटीमीटर दूरी पर इसका प्रतिबिंब बना। तो जितने दूरी पर अगर वस्तु होती है और उतने ही दूरी पर अगर प्रतिबिंब बन जाता है तो वो हमारा कैसा होता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है भैया, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। और इस तरफ प्रतिबिंब बना है तो ये हमारा क्या होगा, वास्तविक उल्टा होगा। तो देखिए वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का। लेकिन यहाँ पे एक बात ये लिख दी है कि वस्तु की ओर, तो बताइए जिस तरह वस्तु है उसी तरह प्रतिबिंब बना, तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बना। तो इसका ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। जल्दी में आप लोग गलत नहीं कीजिएगा कि आप लोग ए ऑप्शन में लगा दें इसका। अब दूसरा पढ़ेंगे, ए हमारा सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे इसके बी ऑप्शन में पढ़ते हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर हमारा प्रतिबिंब बना, बिल्कुल सही है। वास्तविक उल्टा है और वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोनों हमारे गलत हो जाएंगे क्योंकि 15 सेंटीमीटर आया ही नहीं है। प्रतिबिंब दूरी हमारी 15 सेंटीमीटर आई नहीं है। इन दोनों में ये हमने पढ़ लिया कि वस्तु की ओर था, तो इसलिए ये गलत। जिस तरह वस्तु है दूसरी ओर प्रतिबिंब बना, तो वस्तु के दूसरी ओर, ये वाला हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। यहाँ पे इसके बाद आइए प्रश्न नंबर 4 पर। इस प्रश्न नंबर 4 में जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। तो बताइए कैसा रंग होता है, तो आप लोग कहेंगे लाल होता है। आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, बैजनी, हैप्पी, नाला तो सबसे लास्ट में ला आता है, तो यही हमारा दूर होता है। तो ये हमारा लाल सही हो जाएगा। इसके बाद आइए
प्रश्न नंबर 5 पर इसमें पूछा गया है एम्पियर सेकेंड। एम्पियर बताइए किसका मात्रक होता है, तो आप कहेंगे एम्पियर धारा का मात्रक होता है। अगर मैं पूछूं धारा को किससे लिखते हैं तो आप कहेंगे आई से। ये जो सेकेंड है, सेकेंड किसका मात्रक होता है, तो आप कहेंगे सेकेंड समय का मात्रक होता है। सेकेंड समय का मात्रक होता है तो समय को टी से लिखते हैं। तो यहाँ पे आई टी बना। अगर मैं पूछूं कि आई टी किसका सूत्र होता है तो आप कहेंगे कि ये हमारा Q बराबर सूत्र होता है। Q बराबर आई टी ये सूत्र होता है, हमने पढ़ा है। तो भैया यहाँ पे जब Q बराबर आई टी होता है तो Q आप जानते होंगे कि Q क्या होता है भैया। Q हमारा आवेश होता है, और आवेश अगर हम कहें कि आई टी जैसे है तो ये हमारा आवेश का मात्रक हमारा एम्पियर सेकेंड बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप कहेंगे हाँ गुरुजी इसका एम्पियर सेकेंड बनेगा। यहाँ पे भैया प्रश्न नंबर 6 में देखिए। इस प्रश्न नंबर 6 में एक सेल से R1 R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं यदि प्रवाहित धाराएं I1 I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 H2 हों, तो इसमें ऊष्माओं का अनुपात पूछा गया है। तो भैया इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इनका प्रतिरोधों का अनुपात और ये जो हमारी ऊष्माएं हैं इनका अनुपात, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद आइए प्रश्न नंबर 7 पर। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा गया है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा गया है, तो इसका भैया हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर। इसके बाद यहाँ पे भैया मीथेन का संरचनात्मक सूत्र पूछा गया है। तो भैया अगर एक कार्बन होता है तो उसे क्या पढ़ते हैं, मेथ पढ़ते हैं। अगर एक कार्बन होता है तो क्या पढ़ते हैं, मेथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मीथेन के लिए यहाँ पे एक इस प्रकार से H लगा देंगे। तो ये हमारा सूत्र किसका हो जाएगा, ये सूत्र हमारा मीथेन का हो जाएगा। मीथेन में आपको पता होगा कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। तो जैसे यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है। जैसे 1 है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो आप कहेंगे हाँ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए ए हमारा बिल्कुल गलत है। इसके बाद बी में देखिए, यहाँ पे एक कार्बन का अगर 2 गुना करेंगे और 2 अधिक करेंगे तो बताइए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप कहेंगे हाँ आ जाएगा। यहाँ पे भैया एक कार्बन था तो हमने 1 का 2 गुना किया और 2 अधिक किया। यहाँ पे भैया हमारे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का 2 गुना और इसके बाद 2 अधिक अगर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दो 6, यानी ये हमारा समजातीय श्रेणी बन रहा है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भैया यहाँ पे जो हमारा प्रश्न नंबर 10 है, ये प्रश्न नंबर 10 कई बार पेपर में पूछा गया है, संभवतः आपके पेपर में भी ये आ सकता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस ये होता है। जो प्रश्न नंबर 11 है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2026 के पेपर की दृष्टि से। आपके 2026 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें शुद्ध जल का pH मान बताना है, शुद्ध जल का pH मान बताना है। तो आप कहेंगे कि जब हमारा जो विलयन उदासीन होता है
तभी शुद्ध जल का पीएच मान होता है उदासीन कब होता है, जब पीएच का मान 7 होता है। तो भैया इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वें नंबर के प्रश्न में एंटी मनी ये पेपर में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। एंटी मनी है बताइए, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है, बताइए एंटी मनी क्या है। तो आप कहेंगे कि एंटी मनी एक उपधातु है। ये क्या भैया, एक उपधातु है। यहाँ पे इसमें हमें रासायनिक समीकरण को पूरा करने के लिए कहा गया है। तो देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो H, अगर इसका H ले लेंगे तो H2 बन जाएगा, अगर H और इसका H ले लेंगे तो H2 बन जाएगा। इसके बाद ये जो हमारा O है ये क्यों बच जाए, O भी ले लिया। तो ये इस प्रकार से हमारा H2O बना और इसके बाद जो बचा उसको आप बिल्कुल सजा देंगे ऐसे CH3 CHO CH3 COO, इसके बाद C2H5 ये बचा। तो यहाँ पे भैया यही हमारा भरा जाएगा। इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। 13वें का भैया हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस प्रकार से आराम से मैं आपको इसलिए बहुविकल्पी प्रश्न करा रहा हूँ ताकि आपके सभी बहुविकल्पी प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाएं और पेपर में आप अच्छा स्कोर करें। अगर आपके बहुविकल्पी प्रश्न गलत नहीं होते हैं तो आपके जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के जो प्रश्न आएंगे अगर पूरे आप सही कर लेते हैं तो आपके 70 में 70 नंबर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा प्रश्न नंबर 14 है इसमें कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। तो इसका तो आप बता ही देंगे कि इसका जो हमारा ATP होता है यही हमारा कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा होता है। इसके बाद आइए भैया प्रश्न नंबर 25 पर आइए। इसमें पित्त रस का स्त्राव होता है, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका हमारा यकृत द्वारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा 16वें नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न है इसमें पूछा गया है पराग कोश में होते हैं। तो भैया बायदल नहीं होगा, अंडाशय नहीं होगा, बीजांड नहीं होगा, इसका हमारा परागकण सही हो जाएगा। पराग कोश से परागकण, ठीक है। यहाँ पे हमारा 17 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें पत्तियों पर कलियाँ विकसित होती हैं। तो बताइए भैया इसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसका हमारा पुदीना में नहीं हो सकता है, आलू में नहीं हो सकता है। जब ये दो नहीं हो सकते तो इनमें से सभी तो इसमें नहीं लगाएंगे। इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा ब्रायोफ्लम में। तो इस प्रकार से 17 नंबर का सी ऑप्शन हमारा सही हुआ। इसके बाद जो हमारा प्रश्न नंबर 18 है इसमें एक लिंगी फूल का उदाहरण है। तो आप बता ही देंगे गुलाब का फूल नहीं हो सकता है, सरसों का फूल नहीं हो सकता है, आम का फूल नहीं हो सकता है, पपीते का फूल होगा। और ये प्रश्न कई बार पेपर में आया हुआ है। अभी मैं आपको आगे वाले सेट कराऊंगा तो उनमें ये प्रश्न आपको मिलेगा। तो आप लोग वहाँ पे बताइएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे आइए प्रश्न नंबर 19 पर आइए। इसमें एक सामान्य मनुष्य में समान रक्तदाब होता है, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा 120 से 180। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। इसमें निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो यहाँ पे घास, गेहूँ और आम ये हमारा गलत हो जाएगा। बकरी, गाय और हाथी ये हमारा गलत हो जाएगा। घास, बकरी और मानव
यहाँ पे हमारा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अब हमारे चलेंगे 2024 सेट 2 के बहुविकल्पी प्रश्न। तो यहाँ पे जो हमारा पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें देखिए आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, आपने पढ़ लिया होगा। तो भैया यहाँ पे इस प्रश्न में अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये हमारा अवतल दर्पण, जिनको पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। यहाँ पे हमारा ध्रुव और ये हमारा हो गया फोकस। अगर ध्रुव और फोकस के बीच अगर वस्तु स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है इस तरफ, और इस तरफ ये प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, जिस तरफ वस्तु और दूसरे तरफ अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब हमारा आभासी होता है। आभासी होगा तो वो सीधा होगा, और इस तरफ है तो ये हमारा बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका हमारा सीधा आभासी छोटा ये नहीं हो सकता है, सीधा वास्तविक बड़ा ये नहीं हो सकता है, सीधा वास्तविक छोटा ये नहीं हो सकता है, सीधा आभासी बड़ा, इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं, तो हमें भी लगे कि हम आपके लिए वीडियो लेकर आएँ, क्योंकि आप हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं। भैया आप लोग कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। इसके बाद यहाँ पे सीधा देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। इसमें दूरदृष्टि दोष, जिसे हम दीर्घ दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं, के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। जैसे दूर शब्द छोटा है तो उत्तल लेंस, और अगर निकट शब्द की बात करें तो ये बड़ा है तो इसके लिए अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष नहीं है, सॉरी दूर दृष्टि दोष, तो इसके लिए अवतल लेंस होगा तो नहीं होगा। दो फोकस लेंस होगा, नहीं होगा। इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका हमारा उत्तल लेंस सही हो जाएगा। इसका भैया बी ऑप्शन सही होगा। अगर निकट दृष्टि दोष पूछा गया होता तब अवतल लेंस सही करके आप लोग आते। अब भैया सीधा आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। इसमें एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, वह लेंस होता है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसका हमारा 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस ये गलत होगा। 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, इसका हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है, इसमें जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण का रंग क्या होता है। तो भैया जैसे हम प्रिज्म बनाएं, जब श्वेत प्रकाश इससे गुजरता है तो नीचे जो सबसे होता है वो बताइए उस किरण का नाम क्या होता है। वो जो किरण होती है हमारी किस रंग की होती है। तो भैया जो नीचे होती है वो हमारी बैगनी रंग की होती है। बैजनी हैप्पी नाला आपने पढ़ा होगा, क्रम से नीचे से लिखते हैं। तो यहाँ पे कौन से रंग की होती है, जो आधार की ओर, इसके आधार की ओर झुकी होती है, किस रंग की होती है। तो आप कहेंगे कि ये हमारी बैगनी रंग की होती है। यहाँ पे आइए प्रश्न नंबर 5 पर। इस प्रश्न नंबर 5 में R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। इनको किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अगर समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो 1/R1
प्लस 1/R2 ये लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध के लिए। अगर बात करें तो यहाँ पे R1 और R2 आ जाएगा लासा, तो यहाँ पे R2 यहाँ पे R1, यानी ऊपर हमारा R1 प्लस R2 आएगा और नीचे R1 गुणे R2, R1 गुणे R2, R1 प्लस R2। इसलिए इसका डी ऑप्शन हम बिना देखे सही कर देंगे। इसका भैया हमारा डी ऑप्शन सही हो रहा है। जो प्रश्न नंबर हमारा 7 है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट आप लोग बल्ब में देखे होंगे, यहाँ पे जो लगा होता है ये तंतु किस चीज़ का बना होता है। तो आप कहेंगे कि ये जो यहाँ पे लगा होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। इसके बाद आइए प्रश्न नंबर 7 पर। इस प्रश्न नंबर 7 में विद्युत सेल में रूपांतरण होता है, विद्युत सेल में रूपांतरण होता है। तो वैसे इसका ऑप्शन आप लोग बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वैद्युत सेल का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा को वो विद्युत सेल में बदल देता है, जो हमारा विद्युत सेल होता है। इसके बाद आइए प्रश्न नंबर 8 पर। यहाँ पे बताना है कि y की जगह क्या होगा। तो आप लोग इसको जब आप संतुलित करेंगे तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड सही हो जाएगा, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें पूछा गया है कि कौन सा अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण पूछा गया है। तो जिसमें आपको हाइड्रोजन दिख जाए वही अम्लीय लवण है। इसमें आपको हाइड्रोजन दिख रहा, नहीं दिख रहा। इसमें आपको हाइड्रोजन दिख रहा, नहीं दिख रहा। इसमें दिख रहा, नहीं दिख रहा। इसमें दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें यही हमारा अम्लीय लवण हो जाएगा। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि अम्ल किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और पानी में अगर घोलते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और लाल को नीला नहीं करते हैं, लाल को लाल ही रहने देते हैं। ये प्रश्न भी आपको अभी मिलेगा। इसके बाद देखिए जो प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10। इस प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि मैट में मुख्यतः होता है, बताइए। इसमें Cu2S और FeS, यहाँ पे इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11। इसमें रासायनिक समीकरण को हमें पूरा करना है। प्रश्न नंबर 11, इसमें हमें रासायनिक समीकरण को पूरा करना है। तो देखिए जैसे Cl3 यहाँ पे है, एक Cl यहाँ पे है तो Cl 4 हो गए और Cl 1 यहाँ है तो Cl तो 5 हो गए। इसके बाद भैया CH3 ये बचा, ठीक है, CH3 ये बचा और इसके बाद COO ये बचा। और बताइए एक H यहाँ बच गया और P तो यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे CH3 और COO और H, यहाँ पे भैया हमारा CH3C और COOH, यहाँ पे इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्या ये ऑप्शन हमने सही बताया। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। इसमें उभयधर्मी ऑक्साइड बताना है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही होगा। इसमें
प्रोपेन का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो देखिए मेथ में एक कार्बन, मेथ, एथ और इसके बाद प्रोप में 3 कार्बन होते हैं। मेथ, एथ, प्रोप में 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना है, जैसे प्रोपेन तो ये एल्केन श्रेणी का है और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र पेपर में आपसे पूछा जाएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र तो आप याद रखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH H2n+2, ये सामान्य सूत्र होता है। यहाँ पे जो लिखा होता है इसका 2 गुना और 2 गुने से 2 अधिक। जैसे प्रोपेन की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 कार्बन होगा। प्रोपेन की अगर बात करें तो 3 कार्बन होगा और 3 कार्बन होगा तो 3 का 2 गुना होगा 6 और 6 से 2 अधिक होगा। तो आप बताइए 8 यहाँ पे होगा, यानी C3H8। तो यहाँ पे प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र होगा वो हमारा C3H8, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। इसमें हाइड्रा में प्रजनन होता है, बताइए। हाइड्रा में प्रजनन होता है तो आप कहेंगे मुकुलन द्वारा। इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो रहा है। मुकुलन द्वारा हमारा हाइड्रा में प्रजनन होता है। इसके बाद देखिए जो प्रश्न नंबर 15 है, इसमें पूछा गया है पाइरूवेट का विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में कई बार जो है पूछा गया है। तो भैया बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पे ये हमारा कोश का द्रव्य नहीं होगा, हरित लवक नहीं होगा, केंद्रक में नहीं होगा। इसका जो हमारा सही हो जाएगा, इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। इसमें मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? बताइए किस तंत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे भैया आप कहेंगे इसका हमारा तीसरा ऑप्शन यानी उत्सर्जन सही हो रहा है। इसके बाद आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। इसमें मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, बताइए कहाँ से प्राप्त की? तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा आप लोग। मंदिर में कि स्कूल में कि गुरुकुल में? इसका हमारा डी ऑप्शन हमारे हिसाब से सही होगा, गिरजाघर। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर जो 18 है, इसमें मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका हमारा अंडाशय में नहीं हो सकता है, अंड वाहिनी में ये नहीं हो सकता है। इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गर्भाशय में। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर जो हमारा 19 है, इसमें निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए इसका जयांग, ये हमारा पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पे वर्तिकाग्र ये नहीं हो सकता है, अंडाशय नहीं हो सकता है। इसका हमारा पुंकेसर ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 20 इस सेट का लास्ट प्रश्न है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो बिना कहे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो में आप एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो पेपर के लिए लाता रहूँगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर आपको ये जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर अगर आप मैसेज करते हैं तो मैं आपको इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री भेज दूँगा।
तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ये प्रश्न हमसे क्या कह रहा है भैया, ये प्रश्न हमसे कह रहा है निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है या कहलाते हैं, तो बताइए इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका यहाँ पे भैया पहला, दूसरा, तीसरा। पहला अगर बात करें, बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना चाहिए। इसके बाद अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना चाहिए अगर पास है। तो यहाँ पे इसका हमारा जो अगला ऑप्शन होगा इनमें से सभी वो होगा, तो इसका हमारा वही चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अब हम आ गए 2024 सेट 3 के बहुविकल्पी प्रश्न पर। यहाँ पे इसका जो हमारा पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, बताइए। आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए छोटा प्रतिबिंब बनाता है कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। और बड़ा प्रतिबिंब कौन सा बनाता है, तो अवतल दर्पण। इसलिए हमारा इसका बी ऑप्शन सही हो रहा है। इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है भैया, इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो रहा है। इसके बाद जो हमारा आगे वाला प्रश्न है बिल्कुल लिखा सेम है, लेकिन पूछा गया लेंस। अगर लेंस पूछा जाए तो अवतल का फिर उत्तल होगा। अवतल का क्या होगा, उत्तल, क्योंकि लेंस के जो रूल होते हैं वो दर्पण से क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जो हमारा अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस में छोटा बनता है। ठीक है, इसके बाद आइए प्रश्न नंबर हमारा 3 है। इस प्रश्न नंबर 3 में आकाश के नीले रंग दिखने का कारण पूछा गया है। आकाश के नीले रंग दिखने का कारण क्या है, बताइए आप लोग। आकाश में नीले रंग दिखने का कारण क्या है, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2026 के पेपर में आपके आ सकता है। परावर्तन नहीं हो सकता, अपवर्तन नहीं हो सकता, विक्षेपण नहीं हो सकता, प्रकीर्णन इसका सही है। पेपर में पूछा जाता है आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देता है, तो आकाश नीले रंग का प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है, तो ठोस में प्रकाश की चाल कम होती है, द्रव में और ज़्यादा, गैस में प्रकाश की चाल और ज़्यादा। तो यहाँ पे जल में, कांच में नहीं हो सकता, हीरे में नहीं हो सकता। अधिकतम चाल होती है निर्वात में। प्रकाश की अधिकतम चाल किस में होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिकतम होती है। यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रश्न नंबर 5 है, इसमें पूछा गया है यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ा जाए तो उनमें निश्चित रूप से एक ही मान होगा। अगर भैया प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में अगर जोड़ देते हैं, तब क्या होता है, तब भैया यहाँ से बैटरी पार्टी देती है। ठीक है, पार्टी देती है धारा को, और धारा जब पार्टी करती है तो जो धारा इसमें पहुँचती है वही धारा इससे निकलकर इसमें जाती है, वही धारा इससे निकलकर इसमें जाती है। यानी सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, ये हमारा गलत हो जाएगा।
प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यही हमारा सही हो जाएगा। इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो रहा है। इसके बाद आइए प्रश्न नंबर जो 6 है इसको देखेंगे। इसमें किसी विद्युत परपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया विभवांतर की इकाई, तो विभव का मात्रक क्या होता है? ओम। ओम किसका मात्रक होता है? ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। ये जो एम्पियर होता है ये धारा का मात्रक, ये जो वाट होता है ये शक्ति मात्रक होता है। तो विभवांतर का मात्रक हमारा वोल्ट होगा। इसका हमारा सी ऑप्शन भैया सही हो रहा है। इसके बाद आएंगे प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 पर आएंगे। इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। यहाँ पे लंबवत शब्द है, तो यहाँ पे इन दोनों दिशाओं के लंबवत, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एल्केन का सामान्य सूत्र मैंने अभी बताया हुआ था, बताइए एल्केन का सामान्य सूत्र, तो आप कहेंगे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भैया देखिए समजातीय श्रेणी का हमारा दूसरा प्रश्न आ चुका है। एक प्रश्न मैंने आपको बताया हुआ था। देखिए यहाँ पे जैसे 2 गुने से यहाँ पे अगर 2 गुने से नहीं, अगर 2 का 2 गुना कर दें 4 आएगा, 3 का 2 गुना कर दें 6 आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो 1 कार्बन है और यहाँ पे अगर देखें तो 2 कार्बन है, ठीक है। तो इसका हमारा ए और सी ये सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन। इसमें यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे देखिए जैसे 1 कार्बन और यहाँ पे 2 कार्बन, ठीक है, 1 कार्बन और यहाँ पे देखिए कितने कार्बन, यहाँ पे हमारे 2 कार्बन, 1 कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2 कार्बन है फिर 2 कार्बन है, इसलिए ये हमारे नहीं होंगे, बी और डी नहीं हो सकते हैं। ए और सी इसका सही हो जाएगा। यानी इसका ये हमारा पहला और तीसरा कौन से में है बताइए? इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वें का हमारा डी ऑप्शन सही हो रहा है। इसके बाद देखिए जो हमारा प्रश्न नंबर 10 है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें भैया निम्नलिखित में कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? बताइए कौन सा धातु? तो आप कहेंगे कि इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? आप लोग कमेंट करिए। यहाँ पे भैया इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पोटेशियम होता है ये हमारा ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसके बाद यहाँ पे 0 pH वाला विलयन होता है। अगर pH का मान 7 से कम होता है तो विलयन हमारा अम्लीय होता है, 7 होता है तो उदासीन होता है और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। तो 7 से तो ये कम है ही है, तो ये हमारा अम्लीय होगा। क्या होगा भैया? अम्लीय होगा। और इसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। इस 12वें नंबर के प्रश्न में सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोजन से निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है? तो सिंपल ग्लूकोज। इसका हमारा ए ऑप्शन सही है। इसके बाद आइए प्रश्न नंबर 13 पर। इसमें निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो बताइए
इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन जल व खनिज पदार्थों का परिवहन, बी ऑप्शन हमारा वाष्पोत्सर्जन और सी ऑप्शन हमारा खाद्य पदार्थों का रूपांतरण। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा प्रश्न नंबर 15 है, बहुत ही सिंपल, मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो आप कहेंगे कि मुख से शुरुआत होती है। तो इसका भैया ए ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। इस प्रश्न नंबर 16 में निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो भैया थायरॉक्सिन ये नहीं हो सकता हमारा। इसका जो हमारा बी ऑप्शन है जिब्रेलिन, यही हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 17, इसमें वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो बताइए यहाँ पे इसका हमारा ए ऑप्शन थायराइड ग्रंथि से और बी ऑप्शन हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि से। यहाँ पे हमारा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, इसमें भैया निम्नलिखित में कौन से यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा पराग कोश के अंदर बनता है? तो यहाँ पे भैया जो हमारा पहला ऑप्शन बाह्यदल पुंज ये हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन अंडाशय ये हमारा गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा भ्रूण कोश ये गलत हो जाएगा। इसका जो हमारा बी ऑप्शन है परागकण, ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है। 2026 के आपके पेपर में ज़रूर ये प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न नंबर 19 है, इस प्रश्न नंबर 19 में पुष्प का जनन अंग है। बताइए पुष्प का जनन अंग क्या होता है? तो यहाँ पे बाह्यदल पुंज ये हमारा नहीं होगा, दल पुंज नहीं होगा। इसका जो हमारा ये जायांग ये हमारा सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी पेपर में कई बार पूछा गया है। यहाँ पे भैया वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। तो यहाँ पे पराबैंगनी जिसे हम यूवी किरणों से, यहाँ पे हमारा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी तक आपने 2024 के सेट 3 तक के बहुविकल्पी प्रश्न देखे। यहाँ पे अब हमारे शुरू हो रहे हैं 2024 सेट 4 के बहुविकल्पी प्रश्न। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। सीधा आते हैं इसके पहले बहुविकल्पी प्रश्न पर और तुरंत इसको पढ़ डालते हैं और तुरंत इसमें हम बताते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आपने पढ़ लिया हो तो आप कमेंट करिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो भैया यहाँ पे ये प्रश्न हमसे कह रहा है किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। मतलब कहने का ये है कि दर्पण में ऐसा बिंदु बताइए कि जिस बिंदु से प्रकाश की किरण जाए दर्पण से टकराकर उसी बिंदु से वापस आ जाए। तो आपके दिमाग में भूमिका बन गई होगी। आपने पढ़ा होगा कि मुख्य अक्ष में जो वक्रता केंद्र होता है, अगर उससे प्रकाश की किरण जाती है तो दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाती है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेदन करती है। तो बताइए, आप कहेंगे वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे आप बिना सोचे समझे सी ऑप्शन में टिक कर देंगे कि इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद भैया प्रश्न नंबर
दो देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 बकवास सवाल। यहाँ पे एक लेंस के स्थिति विशेष के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित का मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा लेंस होगा? अगर भैया यहाँ पे आवर्धित की जगह लिखा होता, क्या लिखा होता? छोटा लिखा होता, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तब आपका सही हो जाता अवतल लेंस। क्या सही हो जाता? अवतल लेंस सही हो जाता। यहाँ पे आवर्धित यानी बड़ा, तो यहाँ पे हमारा उत्तल लेंस सही हो जाएगा। आभासी, सीधा और छोटा अगर होता तो अवतल लेंस सही होता। यहाँ पे आवर्धित यानी बड़ा है, आभासी, सीधा, बड़ा, ये हमारा उत्तल लेंस का काम है, ऐसा प्रतिबिंब बनाना। समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, इसको पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। बताइए किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? क्या पुतली द्वारा परिवर्तन होगा? नहीं होगा, पुतली परिवर्तन नहीं कर सकती। दृष्टि पटल द्वारा, ये भी नहीं कर सकती। यहाँ पे परितारका द्वारा, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है, पचमाभी मांसपेशियों द्वारा, यही हमारा सही हो जाएगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कौन करता है? तो ये पश्चमाभी मांसपेशियाँ। ठीक है। इसके बाद जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है, जाना पहचाना प्रश्न पूछा गया है। इसमें स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशकीय घटना है। बताइए। तो आप तुरंत कहेंगे प्रकीर्णन। कई बार ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आपके 2026 के पेपर में डायरेक्ट आएगा। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न नंबर 5 है, बताइए। प्रश्न नंबर 5 को हल करा दिया जाए। इसमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है? इसमें प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ये जो 440 वाट लिखा है, ये शक्ति का मान है। ठीक है, शक्ति यानी पी का मान है। ये जो 20 वोल्ट दिया गया है, ये हमारा किसका मान है? तो ये हमारा विभवांतर का मान है। तो भैया R बराबर सूत्र होता है V² गलत। V² बटे क्या होता है? P। यहाँ पे V का मान लिखना है। V का मान 220 को 2 बार सजा देंगे, 220 गुणे 220, और इसके बाद नीचे सीधा लिख देंगे। नीचे लिख देंगे P का मान, P यानी 440। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0। तो इस प्रकार से हमारा 110 ओम इसका आंसर आ जाएगा। भैया इसका हमारा 110 ओम आंसर सही होगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। इसके बाद भैया हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। इसमें जो आपको बनता हो पहले वो मिलान कर दीजिएगा। जैसे ये आपको पता है कि अमीटर, इसके बाद इस प्रकार से जो बना है ये विद्युत सेल है, और इस प्रकार से तार को काटा गया, यानी ये भैया तार क्रॉसिंग है, और इस प्रकार से है, यानी भैया ये परिवर्ती प्रतिरोध है। यानी भैया हम कह सकते हैं कि पहले को तीसरे से मिलाया जाएगा, दूसरे को चौथे से मिलाया जाएगा, तीसरे को
दूसरे से मिलाया जाएगा और चौथे को पहले से मिलाया जाएगा। तो यहाँ पे भैया हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आइए आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। इस प्रश्न नंबर 7 में किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी, बताइए। अगर हम धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटका देते हैं तो वो स्थिर होगी, पूर्व से पश्चिम में नहीं होगी, उत्तर से पूर्व में नहीं होगी। इसका जो हमारा सी ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण में, ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे भैया ये जो चिन्ह होता है हिंदी में पूछा जाता है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इस प्रकार से जो डैश है इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं योजक चिन्ह। ये भैया हमारा योजक चिन्ह होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? तो यहाँ पे भैया जो ए ऑप्शन है मैग्नीशियम, इसके बाद जो बी ऑप्शन है मरकरी, कॉपर या एल्यूमिनियम। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसका हमारा बी ऑप्शन यानी मरकरी सही हो जाएगा। इसके बाद आइए आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। इसमें अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा इसका हाइड्रोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन हमारा नहीं होगा, क्लोरीन हमारा नहीं होगा। इसका जो हमारा डी ऑप्शन है लवण तथा जल, ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद आइए आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। इसमें निम्नलिखित अभिक्रिया बताना है। तो यहाँ पे अगर ऊष्मा की जगह लिखा हो, क्या लिखा हो? ऊष्मा की जगह विद्युत लिखा हो या प्रकाश लिखा हो, तो भैया ये क्या करते हैं? ये किसी भी पदार्थ को तोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे ये पदार्थ हमारा 2 भागों में टूट गया है। टूटने का मतलब ऐसी अपक्रिया हमारी अपघटन अपक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया कहलाती है भैया? अपघटन अपक्रिया। तो यहाँ पे विस्थापन अपक्रिया नहीं हो सकता, द्वि विस्थापन अपक्रिया नहीं हो सकता, संयोजन अपक्रिया नहीं हो सकता है। इसका हमारा सी ऑप्शन जो हमारा अपघटन अपक्रिया है यही हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद आइए आते हैं प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। यहाँ पे भैया 11वें नंबर के प्रश्न में श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? आप तुरंत कहेंगे कि जो कार्बन होता है, कार्बन स्वयं के परमाणुओं के साथ अपनी इतनी बड़ी श्रृंखला बना सकता है कि चाहे कितनी भी बड़ी बना ले, ठीक है। तो यहाँ पे श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? तो आप कहेंगे कार्बन। यहाँ पे हमारा इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भैया जो हमारा प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में एल्काइन है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो एल्केन होता है, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और जो हमारा एल्केन के बाद एल्कीन होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। और जो हमारा एल्काइन होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसमें पूछा गया एल्काइन है, तो आपको देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। चलिए देखना हम चालू करते हैं। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भैया ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे 12वें का हम पी ऑप्शन कहेंगे, यही हमारा सही है। जो भैया
प्रश्न नंबर 13 है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न में बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है। तो यहाँ पे भैया जो हमारा ए ऑप्शन है एथेनॉल, ये सही हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा प्रश्न नंबर 14 है, इस प्रश्न नंबर 14 में गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है उसे हम क्या कहते हैं। तो भैया इसका तंत्रिका नहीं हो जाएगा, जो हमारा तंत्रिका ए ऑप्शन हमारा गलत होगा। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वृक्काणु। इसके बाद देखिए जो हमारा 15वें नंबर का प्रश्न है, इसमें पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है बताइए। तो यहाँ पे इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जल का वहन। एक भाई ने हमारी एक वीडियो में कमेंट किया था कि आपकी ये जो बहुविकल्पी प्रश्न की वीडियो चलती है तो हम कान में लीड लगा के सुनते हैं और सोते रहते हैं और बहुविकल्पी प्रश्न चलते रहते हैं, हमें याद हो जाते हैं। बताइए, ऐसे लोग भी हैं पढ़ने वाले। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। इस प्रश्न नंबर 16 में स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है। तो बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये नहीं होगा। क्लोरोफिल, यहाँ पे भैया एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं। इसमें लिखा है स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है। स्वापोषी पोषण ऐसा पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाए, ठीक है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, मतलब इसमें हमारा सभी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका में किस भाग में पाया जाता है। तो यहाँ पे भैया इसका हमारा कोशिका द्रव्य नहीं होगा, केंद्रक नहीं होगा। इसका जो हमारा सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, यही हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो प्रश्न नंबर 18 हमारा, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, बताइए। तो यहाँ पे हमारा इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए। यहाँ पे हमारा इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए जो हमारा प्रश्न नंबर 19 है, इसमें निम्नलिखित में कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है, बताइए। इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है हमारा, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे घास, गेहूँ तथा आम, ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा घास, बकरी तथा मानव, यही ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद आते हैं अब हम 2024 सेट 5 के बहुविकल्पी प्रश्नों को अब समझेंगे शानदार तरीके से। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए इसमें 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। भैया लेंस में
लेंस में अगर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब अगर बनाना है, वस्तु के बराबर अगर प्रतिबिंब बनाना है तो फोकस दूरी का 2 गुना कर देंगे, फोकस दूरी का 2 गुना कर देंगे। जब वक्रता केंद्र पर वस्तु इस तरफ रखी होगी तो दूसरे तरफ के वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा और ये वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है और दूसरे तरफ बनता है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे भैया इसका हमारा 20 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, एक उत्तल दर्पण उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है 1 से अधिक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भैया प्रश्न नंबर 3 है हमारा, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता बताना है। तो भैया अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी होती है और लेंस की क्षमता अगर निकालना होता है तो 100/100/f, f का मान 20 लिख देंगे और 20 से 100 को उड़ा देंगे, 20 पंचे 100 यानी ये हमारा 50 आ जाएगा। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। बहुविकल्पी प्रश्न आपका एक ये बन सकता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए, तो भैया लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? यहाँ पे भैया इसको आप लोग देख लीजिएगा। अभिसारी लेंस लिखा है, फोकस दूरी जब सेंटीमीटर में होती है और लेंस की क्षमता निकालना होता है तो P बराबर 100/f होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया होना चाहिए 50 होना चाहिए, 50 डायोप्टर होना चाहिए। इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 हमारा, जब श्वेत प्रकाश किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन के विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। तो किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है? न्यूनतम विचलन बताइए किस रंग का होता है? तो न्यूनतम विचलन होता है लाल रंग का और अधिकतम विचलन होता है बैंगनी रंग का। ठीक है, इसके बाद भैया प्रश्न नंबर 5 है हमारा, किसी तार के L लंबाई तथा A क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम, इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L तथा प्रतिच्छेद क्षेत्रफल A/2, तो प्रतिरोध बताना है। तो यहाँ पे भैया इसका हमारा सी ऑप्शन 16 ओम सही हो जाएगा। यहाँ पे इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन किसी परपथ में वैद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता है? इसमें बताना है कि कौन हमारा वैद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है। I²R ये हमारा है और VI ये भी है, V²/R ये भी है, लेकिन भैया IR² ये नहीं है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। इसमें अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। किसी धारावाही चालक के कारण उसमें R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। R के अनुक्रमानुपाती गलत, R² के अनुक्रमानुपाती ये भी गलत, R के व्युत्क्रमानुपाती ये गलत और R² के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो रहा है। इसके बाद आइए आते हैं
प्रश्न नंबर 8 पर, इसमें हाइड्रोजन आयन की प्रकृति होती है। भैया अगर अम्लों को पानी में घोला जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी अम्लीय इसका सही हो जाएगा। अगर क्षार को पानी में घोलते हैं तो घोलने पर वो देते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन की अगर प्रकृति पूछेगा तो आप लगाएंगे किस में, तो आप कहेंगे हम क्षारीय में टिक लगा के आएंगे। यहाँ पे भैया जो हमारा धावन सोडा है, धावन सोडा में पूछा गया है कि जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो आपको पता होगा जल के जो अणुओं की संख्या होती है वो 2 होती है। इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 पर, निम्नलिखित में कौन अधातु है। इसमें पूछा गया है कि कौन अधातु है। तो भैया यहाँ पे ये हमारा धातु नहीं है, ये हमारा धातु नहीं है। इसमें हमारा जो अधातु है पूछा गया निम्न में कौन अधातु है, जो हमारा अधातु है वो हमारा He हमारा सही हो जाएगा, हीलियम। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है। धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है। तो इसका भैया धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, यही हमारा पहला ये ऑप्शन इसका सही हो रहा है। प्रश्न नंबर 12 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपके पेपर में पूछा ही जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है, क्या बनता है। जब जल से अभिक्रिया करता है भैया तो बनता है जिप्सम। इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 पर, एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है। एथेनॉल को जब सोडियम से अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो आप कहेंगे ये O2 गैस, नहीं हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे H2 गैस, ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 में, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, ये पूछा गया है। तो 23 होती है। इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया। तो यहाँ पे इसका उत्सर्जन नहीं होगा, जनन नहीं होगा, श्वसन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, इसमें मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है। अग्र मस्तिष्क नहीं होगा, मध्य मस्तिष्क नहीं होगा, पश्चिम मस्तिष्क होगा। बताइए, पश्चिम मस्तिष्क हो सकता है, नहीं होगा। इसका हमारा अनु मस्तिष्क, ये हमारा इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो रहा है। भैया बोलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे आइए प्रश्न नंबर 17 पर, निम्नलिखित पौधों में किसका पुष्प एक लिंगी होता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए, एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक होती है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। 0% नहीं हो सकता है। इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10%। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 पर चलेंगे। इसमें पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, बताइए। तो इसका
प्रोटीन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, यानी इसका पहला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन गलत, जिबरेलिन गलत, एस्ट्रोजन गलत। इसका जो सही हो जाएगा साइटोकाइनिन सही हो जाएगा। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ये सभी पादप हार्मोन हैं लेकिन ये नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 2024 सेट पर यहाँ पे 2024 सेट 6 के बहुविकल्पी प्रश्न अब देखेंगे। इसमें भैया हमसे कहा गया है निम्न में कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। ये पूछा गया है कि कौन सा लेंस है जो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए काम में आता है। तो भैया अगर उसे दूरदृष्टि दोष है तो उसे निकट का नहीं दिखेगा, सीधी सी बात। अगर दूरदृष्टि दोष है तो निकट का नहीं दिखेगा। दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगता है? तो आप कहेंगे उत्तल लेंस लगता है। ठीक, आप कहेंगे कि उत्तल लेंस लगता है। और उत्तल लेंस की अगर फोकस दूरी कम होगी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर कम होगी तो छोटे अक्षरों को पढ़ सकते हैं। तो भैया उत्तल लेंस की फोकस दूरी इसमें 10 सेंटीमीटर है। अवतल तो हो ही नहीं सकता है, अवतल हो ही नहीं सकता है। इसमें 20 है तो ये गलत है। जिसमें फोकस दूरी कम वही हमारा सही। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 है हमारा, तारों के टिमटिमाने का कारण बताना है कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है। तो भैया प्रकाश का प्रकीर्णन ये गलत है, प्रकाश का परावर्तन ये भी गलत है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। पेपर में इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो भैया वायुमंडल में कई सारी परतें होती हैं। जब तारों से प्रकाश हमारा चलता है तो परतों में उन प्रकाश की किरणों का कई बार अपवर्तन हो जाता है, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो इसमें पूछा गया तारों के टिमटिमाने का कारण बताइए, तो वायुमंडलीय अपवर्तन इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में उत्तल दर्पण अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में ये हमारा उत्तल दर्पण है। अनंत में अगर वस्तु स्थित होती है, अनंत में अगर स्थित वस्तु होती है तो फोकस में इसका प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है? तो भैया ये प्रतिबिंब हमारा आभासी होता है तथा छोटा होता है, आभासी होता है तथा छोटा होता है। इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है हमारा, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग बताइए कौन सा होगा। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीला। जैसे बैजनी अगर शुरू से कहें तो बैजनी तो बैगनी, ठीक है। जा का मतलब जामनी नहीं है, नी का मतलब नीला, तो नीला आ गया तो इसलिए हमारा नीला सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे भैया मिलान करना, इसमें मात्रक पता होना चाहिए। ये जो हमारा ओम है ये किसका मात्रक है? तो ओम हमारा प्रतिरोध का मात्रक है। जो हमारा वाट है ये किसका मात्रक है? तो आप कहेंगे ये शक्ति का मात्रक है। और ये जो हमारा एम्पियर है ये धारा का मात्रक है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है।
पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला और चौथे का चौथा, यानी इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो रहा है। यहाँ पे देखिए आर वन नहीं सॉरी आर व 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम में बाद में समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तुल्य प्रतिरोध R1, अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तुल्य प्रतिरोध R2, तो R1 बटे R2 का मान बताना है। लगा दिया जाए, बताइए। तो देखिए अगर R1 का मान निकालेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है इनको। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुरंत आप लोग इनको जोड़ के लिख दीजिए बस। तो बताइए 2R में अगर 1R जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे ये आएगा 3R। अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1 बटे R2 लिखेंगे। 1 बटे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखे देता हूँ, पहले ऊपर लिखे देता हूँ यहाँ पे कि R1 का मान आया है 3R। R1 का मान कितना आया, 3R आया। इसके बाद R2 का मान निकालने के लिए 1 बटे R1 बराबर, क्योंकि अब हमें जोड़ना समांतर क्रम में, तो 1 बटे इस R को लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद 1 के बटे में ये 2R लिखेंगे, ठीक है। तो 1 बटे R1 डायरेक्ट लगाता हूँ। 2R हमारा जैसे लासा आ जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, यानी 3 बटे 2R आएगा। 3 बटे 2R आएगा। और जब R1 का मान निकालेंगे तो 2R बटे 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2R बटे 3 हो जाएगा। तो बताइए भैया R2 मान बताइए। तो आपने अभी देखा ये 2R बटे हो जाएगा 3। अगर R1 बटे R2 अगर करेंगे, यानी 3R के बटे में 2R बटे 3 लिखेंगे। 2R बटे 3 अगर लिखेंगे तो 3 जाएगा ऊपर, तो क्या होगा, R से R कट जाएगा, 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, 9 बटे 2। तो बताइए इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 बटे 2 ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 7 है, इसमें इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। तो जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको दिख रही है, तो ये कागज तल के लंबवत है और ये भैया ऊपर की ओर है। तो यहाँ पे इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह, तो जिसमें CHO होगा वही हमारा प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह होगा। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही है। इसके बाद यहाँ पे उदासीन pH का मान क्या होगा, अगर उदासीन अगर हो तो भैया pH का मान 7 होगा। pH का मान क्या होगा, 7 होगा। इसमें कीटोन बताना है, तो जिसमें ओन पाया जाए, जिसमें क्या पाया जाए भैया, ओन पाया जाए, वही हमारा कीटोन ग्रुप का होगा। तो यहाँ पे देखिए मेथेनॉल नहीं हो सकता है, एथेनॉल नहीं हो सकता है, प्रोपेनोन इसमें ओन पाया जा रहा है, तो यही हमारा कीटोन समूह का होगा। इसके बाद देखिए जो प्रश्न नंबर 13 है, इसमें ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व बताना है। तो यहाँ पे AU हमारा इसका नहीं होगा, AG हमारा नहीं होगा, जो हमारे ये K है यही हमारा सही हो जाएगा। 11वें का
सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो भैया यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यानी निस्तापन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रासायनिक अपक्रिया CuSO4, यहाँ पे FeSO4 के साथ चला गया है और Cu अलग हो गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारा अधिक क्रियाशील वाला तत्व था उसने कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया है। तो ये हमारी बताइए कौन सी अपक्रिया? तो आप कहेंगे ये हमारी विस्थापन अपक्रिया, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विस्थापन अपक्रिया यही हमारा सही होगा। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, बताइए। तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारा भैया सही होगा? तो इसका तो दोबारा प्रश्न भैया रिपीट हुआ है, इनमें से सभी यही सही होगा। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर 15, इसमें निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? तो यहाँ पे भैया इसका हमारा टेस्टोस्टेरोन ये सही नहीं होगा। इसका हमारा सही हो जाएगा साइटोकाइनिन। दोबारा रिपीट है, यही सही हो जाएगा साइटोकाइनिन। इसके बाद यहाँ पे पराग कोश में होते हैं पराग कण, इसका ये सही हो जाएगा। दोबारा रिपीट प्रश्न है ये सब। इसके बाद यहाँ पे पुनरुद्ध भवन द्वारा प्रजनन होता है, बताइए इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका हमारा ए ऑप्शन यानी हाइड्रा में ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, खाली स्थान को कहते हैं। तो इसका हमारा ए ऑप्शन यानी सिनेप्स सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर 19 हमारा निम्न में कौन एक परितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है, बताइए। तो यहाँ पे शेर नहीं होगा, हिरन नहीं होगा। इसका हमारा हरे पौधे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, इसमें मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया, बताइए। तो यहाँ पे हमारा इसका गोल झुर्रीदार बीज ये सही है, लंबे बौने पौधे ये भी सही है, सफ़ेद बैंगनी फूल ये सही है, यानी इनमें से सभी ये ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद जो हमारा 2024 का सेट नंबर 7 है, इसके अब बहुविकल्पी प्रश्न हमारे सामने आ चुके हैं। चलिए इसको भी अब मैं हल कराई देता हूँ। वैसे मैं अब आराम से बताऊँगा, काफ़ी प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे भैया किसी लेंस के वस्तु का आभासी सीधा, आभासी और सीधा, और वस्तु से छोटा, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा, तो यहाँ पे अवतल लेंस सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भैया एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी, गोलीय दर्पण यहाँ पे वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर दी गई है। तो ध्रुव से फोकस दूरी पूछी गई है। तो भैया फोकस दूरी बताने के लिए फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पे हमारा 10 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका भैया हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया? यहाँ पे इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है, कई बार आया, प्रकीर्णन, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 है हमारा। इसमें लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो बताइए। अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी सेंटीमीटर में अगर निकालना है तो 100/100 पी 2 लिख देंगे नीचे, भाग देंगे तो 50 आंसर आएगा। तो इसका हमारा चौथे का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे भैया 5वें नंबर में फ्यूज तार को निम्नलिखित
घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? भूसंपर्क तार, ये हमारा नहीं है। ठीक है, उदासीन तार, ये भी हमारा गलत है। इसका हमारा सी ऑप्शन यानी जीवित तार यही सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भैया जो प्रश्न नंबर 6 है, शक्ति को x1 शक्ति को P से लिखते हैं, P का मान x1 और कार्य को W से लिखते हैं, W का मान x2 और समय को T से लिखते हैं, T का मान x3। तो यहाँ पे भैया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P बराबर सूत्र होता है, P बराबर सूत्र होता है W/T, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे P का मान x1, W का मान x2 और T का मान x3। तो यहाँ पे x1 गुणे x3 और ये x2, यानी इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 में एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा को I से लिखते हैं, I का मान 10 एम्पियर। इसके बाद यहाँ पे जो 2 सेकंड लिखा है, समय को T से लिखते हैं, T का मान 2 सेकंड। इसमें आवेश बताना है, आवेश यानी Q बराबर सूत्र लगाएंगे, Q बराबर सूत्र होता है IT। तो I का मान 10 लिख देंगे और T का मान भैया 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे 10 दूनी 20 सेंटीमीटर थोड़ी आएगा। यहाँ पे आवेश का मात्रक कूलाम, यानी इसका 20 कूलाम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताना भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 9 में pH का मान 8.5 वाला विलयन है। तो बताइए अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा? तो इसका हमारा ए ऑप्शन यानी क्षारीय सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इस वाले में भैया इसका नाम बताना है। तो 1 2 3, 2 पर हमारा CH3, अगर एक हाइड्रोजन कम होता है तो मेथेन से वो हो जाता है मेथिल। तो भैया ये हमारा मेथिल है, 2 पर मेथिल, 2 मेथिल और यहाँ पे CHO है, CH है। तो ये बताइए CHO है, यानी इसमें क्या लगेगा? अल, जो हमारा अनुलग्न होगा वो अल लगेगा। तो मेथ एथ प्रो, तो प्रोपेनल। तो 2 मेथिल प्रोपेनल, इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे भैया बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व, उसे हम क्या कहते हैं? अगर बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे भैया हम कहते हैं अधातु। इसका हमारा ए ऑप्शन सही। इसके बाद यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताना है। तो यहाँ पे CaNO3 का होल ट्वाइस, यही हमारा सही है। इसके बाद यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, वो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रक्त दाब नापा जाता है। तो रक्त दाब किसके द्वारा नापा जाता है? तो यहाँ पे स्पाइगमोमीटर द्वारा, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? तो यहाँ पे थायरॉक्सिन नहीं होगा, इंसुलिन नहीं होगा, साइटोकाइनिन, इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे भैया एक लिंगी पुष्प पूछा गया, बताइए एक लिंगी पुष्प, तो आप तुरंत बता देंगे। आप लोग यहाँ पे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, नहीं वैसे आप लोग पता है, आप लोग टिक लगा देंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 17, पुनर्जनन का उदाहरण बताइए। पुनर्जनन का उदाहरण जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका हमारा हाइड्रा सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ओजोन परत क्षरण किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद प्राकृतिक परितंत्र है। तो गमला, ये तो बिल्कुल
गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, 1 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं चूहा, बिल्ली, खरगोश। यहाँ पे भैया ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, इसका डी ऑप्शन सही होगा, हरे पौधे एवं नील। यहाँ पे इसका भैया हमारा डी ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन सही है, हरे पौधे एवं नील, हरे शैवाल, इसका हमारा डी ऑप्शन सही है। तो भैया आज की इस वीडियो में मैंने आपको 2024 सेट 1 से लेकर आपको 7 सेट इस वीडियो में मैंने आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न थे सभी बहुविकल्पी प्रश्न आपने एक एक देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो में आप लोग कमेंट करके अवश्य जाइएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। आप हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कोई समस्या आपको होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इस बुक का इस वीडियो का अगर आपको चाहिए, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो मैं आपको इस वीडियो का पूरा PDF, इसमें जितने सेट मैंने आपको बताए हैं 7 सेट बताए हैं, तो इनके सभी बहुविकल्पी प्रश्न मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा। आप लोग व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करें, मैं आपको इनका PDF भेज दूंगा। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।